नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ की तैयारियों की। सरकार तैयारियों को लेकर पूरे एक्शन में नजर आ रही है और लगातार मीटिंग का दौर जारी है। सीएम ने अधिकारियों के साथ कुंभ की तैयारियों को लेकर मीटिंग की और कहा कि दिसंबर तक सभी काम खत्म किए जाए। तो वहीं कूड़े की सफाई के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि कुंभ का आयोजन अगले साल होना है, ऐसे में सरकार दिसंबर तक सभी काम पूरे कर लेना चाहती है। जिस स्वच्छता को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन बनाया, उसी मिशन को ध्यान में रखते हुए अब हरिद्वार और ऋषिकेश का पूरा कूड़ा साफ होगा, जिसमें 35 करोड़ का बजट खर्च होगा। वहीं मेले में सफाई का प्लान तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए। ऋषिकेश और हरिद्वार में इस कूड़े को तत्काल अगले कुछ दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसके निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस पर लगभग 35 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है। कुंभ के काम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 3 अफसरों को मॉनिटरिंग का काम सौंपा है। वहीं मुख्य सचिव हर हफ्ते काम की मॉनिटरिंग करेंगे। शहरी विकास विभाग के सचिव 3 दिन में रिपोर्ट देंगे। मेला अधिकारी रोजाना काम की रिपोर्ट देंगे। कुंभ के लिए हेल्थ सिस्टम का प्लान बनाने के निर्देश। 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनेगा। करीब 500 डॉक्टर्स की और जरूरत पड़ेगी। वहीं कुंभ में भीड़ कैसे कंट्रोल होगी, इस बात ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है और अगले 2-3 दिन में सीएम एक मीटिंग और लेंगे। कुंभ की पूरी गंभीरता को लेकर, कुंभ के उस आयोजन को लेकर कि वो कुंभ का आयोजन भव्य दिव्य और अच्छा हो, तो आज मुख्यमंत्री जी ने अनेक प्रकार के ऐसे अवसर निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ अभी अगले 2-3 दिन में एक छोटी टीम के रूप में भी बैठने का निर्णय हुआ। 2021 में होने वाले कुंभ के लिए सीएम और शासन की कुल 25 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों और निगरानी के बाद राज्य सरकार के लिए काम को कुशलता से अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड पलायन आयोग ने सीएम त्रिवेंद्र रावत को मंगलवार को रुद्रप्रयाग के सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण पर तैयार रिपोर्ट सौंप दी। आयोग इससे पहले पौड़ी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा समेत 5 जिलों की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग में प्रति व्यक्ति आय राज्य के अन्य हिस्सों की अपेक्षा मात्र 84,000 है, जो बेहद कम है। जिले की 316 ग्राम पंचायतों से पिछले 10 सालों में 22,000 से ज्यादा लोग अस्थायी पलायन कर गए। 230 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से खाली हो गई हैं। यहाँ से 7,500 से ज्यादा लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। पलायन करने वालों में 53% लोग ऐसे हैं जो रोजगार के चलते पहाड़ छोड़कर चले गए। पिछले 10 सालों में 20 गांव पूरी तरह से घोस्ट विलेज में तब्दील हो गए। रिपोर्ट में जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई तरह की सिफारिशें भी की गई हैं। तो ये आया है कि लगभग 10 लाख टूरिस्ट आ रहा है, 10 लाख तीर्थ यात्री आ रहे हैं। वो रुकते नहीं है, रुकते कम है, 2 रात 3 रात ही रुक रहे हैं। ज़्यादातर आ रहे हैं केवल केदारनाथ के लिए। तो उनके लिए विशेष योजना बनाई जाए, जो और भी हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, या चोपता है, ऊखीमठ है, कई सुंदर क्षेत्र हैं वहाँ, बदानी ताल है, उनके लिए विशेष योजना बनाए जिससे कि लोग और जगह भी जाएं। देहरादून में किटी गैंग का फ्रॉड लगातार जारी है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में किटी संचालकों द्वारा एक बार फिर से 300 से ज्यादा महिलाओं से किटी के नाम पर 60 लाख से ज्यादा की रकम ठगी गई, जिसके बाद महिलाओं ने नेहरू कॉलोनी थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि लोग किटी में पैसा न लगाएं। फोन करने में मतलब कॉल्स मैसेजेस, ये लोग हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और ये यहाँ पे रेंट पे रहते थे शास्त्री नगर में, वहाँ से भी भाग गए हैं। और 7-8 मंथ तक तो इन्होंने हमें अपने घर में और मतलब कॉल उठाई कभी कभी और ये बोला कि हम देंगे, हमारी एक प्रॉपर्टी बिकने वाली है, वो बिक जाएगी फिर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब वो अपने घर में भी नहीं है। सर, जब भी इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे किटी में पैसा लगाया जा रहा है या कोई लिक्विडिटी ऑफर दे रहा है, चाहे साइबर जो मीडियम से उनके माध्यम से कोई सूचना आ रही है, तो उनको डूली वेरीफाई कर लिया जाए। क्रेडेंशियल जो आदमी है जिसको आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर ली जाएँ। और फिर उसके बाद ही जब डिटेल में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आप मुतमईन हो गए हैं, आप इंश्योर हैं कि कोई आपका पैसा डूबने वाला नहीं है, तभी पैसे को लगाइए।
अल्मोड़ा के भिकिया सैंड में आदमखोर गुलदार का अंत हो गया। बीती रात गुलदार को गोली मारी गई थी और आज सुबह गुलदार का शव मिला। 2 हफ्ते पहले गुलदार को आदमखोर घोषित किया गया था। 13 साल की मादा गुलदार ने एक लड़की को निवाला बनाया था तो 2 अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल किया था। अब शिकारी लखपत राय और उनकी टीम ने गुलदार का अंत किया, जिससे गाँव वालों ने राहत की सांस ली है। परसों पहुंचे, नरसों रात वो पहुंच गए थे। उससे पहले बिजनौर वाले शूटर वहीं पर खड़े थे, लगे थे, तो कल ये हमारे उसमें आ गया और इसके बाद हमको इसको मार दिया गया। अल्मोड़ा में तो गुलदार का खात्मा हो गया, लेकिन हल्द्वानी में जंगल से लगे ग्रामीण इलाकों में गुलदार का आतंक अब भी लगातार बना हुआ है। फतेहपुर इलाके में सोमवार को गुलदार ने पहले एक लड़की पर हमला किया और फिर रात होते ही 9 महीने के बच्चे को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। हालांकि घर वालों की हिम्मत से दोनों ही बच्चे गुलदार का निवाला बनने से बच गए, लेकिन गांव वाले गुलदार के इंसानों पर हमले से डरे हुए हैं। गांव वालों ने मंगलवार को वन विभाग के ऑफिस में प्रदर्शन किया और नरभक्षी हो चुके गुलदार को मारने की मांग की। वन विभाग। सोमवार को जंबो जेट कार्यकारिणी के विस्तार के बाद बीजेपी अब सुनियोजित तरीके से चुनाव रणनीति को आगे बढ़ा सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जल्द ही नवगठित प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग बुलाकर उनसे आगे की रणनीति पर राय मशविरा कर सकते हैं और 2022 का एजेंडा सौंप सकते हैं। पार्टी का कहना है कि कार्य समिति में अनुभवी और मेहनती लोगों को शामिल किया गया है, जो 2022 में पार्टी की राह को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। जो आगामी 2022 का जो चुनाव होगा उसके लिए ये महत्वपूर्ण भी है और जिस तरह से हमारा संगठन और जो केंद्र का आदेश उसका परिपालन करते हुए ये नेतृत्व आगामी 2022 का चुनाव फतेह करेगा। हमारा यहाँ कार्यकाल ही 3 साल का है, अध्यक्ष बदलेगा तो इसलिए हमारे यहाँ सारा स्मूथली होता है, सबको पता है कि क्या होना है, इसलिए कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और हमारा काडर बेस पार्टी है, हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। किसी भी समय चुनाव होंगे हमारा कार्यकर्ता उसके लिए रेडी रहता है। बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया है। नई टीम के ऐलान के साथ ही पार्टी ने खुद के लिए नए टारगेट सेट कर लिए हैं। बीजेपी अब ऐसे बागी नेताओं की पार्टी में वापसी का मन बना रही है जो निकाय, विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर चले गए थे। ऐसे नेताओं की वापसी के लिए बाकायदा प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का दावा है कि नवंबर के महीने से ऐसे नेताओं की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसके लिए टीम बना दी गई है। उस टीम को हमने कहा भाई जो तुम्हारे यहाँ लोग हैं, निकाले गए लोग हैं या नए आने वाले लोग हैं, उनके बारे में चर्चा कर लो, बातचीत कर लो, कहीं किसी की नाराजगी ना हो किसी को लेने में, तो गुण दोष के आधार पर फिर हम लेंगे और अगले माह से क्रिया करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने सांगठनिक रूप से 14 जिलों में से 8 जिलों में अपने हाईटेक ऑफिस बना लिए हैं, तो 3 जिलों में ऑफिस भवन बनाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में पार्टी अपना टेक्नोलॉजी से लैस स्टेट हेडक्वार्टर बनाने जा रही है। 17 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका भूमि पूजन करेंगे, लेकिन भूमि पूजन से पहले ही कांग्रेस टेंशन में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता की कमाई अपने ऑफिसों पर लुटा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि वो बीजेपी के विस्तार को देखकर कंफ्यूज है। पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है, पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के 7 सितारा और 10 सितारा होटलों के नुमा दफ्तर बन रहे हैं। जनता जान रही है पैसा कहां से आ रहा है। वो टेंशन में रहती है हमेशा। कांग्रेस को समझ में नहीं आता वो करे क्या, समझ में नहीं आता कांग्रेस क्या करे क्या ना करे। जो कभी इधर को लेके विरोध, कभी उधर को लेके विरोध, कभी अपने विरोध, और उसको अगर महीने 20 दिन में कहीं हमारा विरोध नहीं मिल रहा तो आपस में करेंगे। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसी आंकड़े को देखते हुए सरकार ने एक विश्लेषण कराया है, जिसके मुताबिक अब तक जिन लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है उनमें ज्यादातर मरीज 50 साल की उम्र से ज्यादा के रहे हैं, जो पहले से ही शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों से भी पीड़ित थे। सीएम ने 50 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों से अपील की है कि इस खतरे के बीच वो अपना विशेष ध्यान रखें। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। प्राइवेट लैब की जांच को लेकर देहरादून में सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कर रही कमेटी ने पैथकाइंड प्राइवेट लैब की जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है।
सीडीओ ने बताया कि लैब की तरफ से दिए जवाब संतोषजनक नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ी डाटा को लेकर हो रही है। वहीं कुछ केस का डाटा सही नहीं रहा, साथ ही पोर्टल पर भी ठीक से नहीं दिखाया गया। अब डीएम अपने स्तर से सीएमओ को लैब के खिलाफ एक्शन लेने के लिए निर्देश दे सकते हैं। कमेटी ने डिसीजन लिया कि दिस इज द आंसर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि इनके द्वारा एक डिले किया जा रहा है तो पेशेंट्स को मैनेज करना और उनको सही टाइम पे ट्रैक करने में डिफिकल्टी हो रही है और जो आगे भी होने की संभावना है। उसको देखते हुए कमेटी इस निष्कर्ष में पहुंची कि जवाब संतोषजनक नहीं है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को भेज दी है। डीएम साहब जैसा सीएमओ को निर्देश करेंगे या जैसा जो भी डिसीजन आगे रहेगा वो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट की गठित कमेटी ने काशीपुर में कोविड सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान गौतमी हाइट्स और अनन्या होटल में बने सेंटर्स में भारी कमियां पाई गई। यहां किचन में सड़ी हुई सब्जियां मिली। जांच के बाद ये टीम रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को सौंपेगी। असल में यहां कोविड सेंटर्स में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन किया था। जिस अनुसार वो होटल है उस अनुसार वहाँ हमें व्यवस्थाओं में खामियां मिली हैं, जिसका खुलासा हम खुद अपनी रिपोर्ट में करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराएंगे। टिहरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड केयर सेंटर कोटी में अव्यवस्थाओं के मामले में एसडीएम ने सेंटर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। एसडीएम का कहना है कि सफाई को लेकर कहा गया, जबकि पानी की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की भी बात कही है। पिथौरागढ़ के पंचाचूली पीक में एक अत्याधुनिक लैब स्थापित की जा रही है। केंद्र के सहयोग से हिमालय स्टडी मिशन के तहत लगने वाले इस लैब की मदद से अब बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी पहले ही मिल सकेगी। यही नहीं, ऊंचे इलाकों में होने वाले बदलाव पर तो नजर रखी जाएगी, साथ ही मौसम की भी सटीक जानकारी मिलेगी। 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर पंचाचूली के मेलवा ग्लेशियर में एक ऐसी लैब लगने जा रही है जिसका फायदा कई मायनों में मिलेगा। 3 करोड़ की लागत से हाई एल्टीट्यूड लैब में ग्लेशियरों के सटीक अध्ययन के लिए नई तकनीक के उपकरण लगाए जाने हैं। लैब शुरू होने के बाद जहां सभी जानकारी वैज्ञानिकों तक ऑनलाइन पहुंच जाएगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में होने वाली मौसमी हलचल की भी सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। हायर हिमालय या उच्च शिखरी जो क्षेत्र है उनमें जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास अभी तक आंकड़े उन क्षेत्रों से नहीं हैं। तो आंकड़ों की सततता बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसे सेंटर की ज़रूरत है। हाई एल्टीट्यूड लैब की मदद से ग्लेशियरों की मोटाई नापने के साथ ही उनके पिघलने की भी सही जानकारी आसानी से मुहैया होगी। यही नहीं, ग्लेशियरों में मौजूद पानी की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता का भी पता लगाया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि हाईटेक लैब की मदद से ग्लोबल वार्मिंग के हिमालय पर पड़ रहे प्रभावों की भी स्टडी आसान हो जाएगी। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, वो इस तरह के लगा रहे हैं जो डेटा हमें मिले वो लगातार मिलता रहे, उसको हम वहाँ पर छोड़ के भी आ सकते हैं और साल भर का डेटा हम कलेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो पानी की गुणवत्ता हो, पानी का बहाव हो, ग्लेशियर के आगे पीछे जाने की गति हो और ग्लेशियर के वॉल्यूम का चेंज हो या उसकी मोटाई का अध्ययन हो। हिमालयी इलाकों में बीते कुछ सालों में बड़े लेवल पर बदलाव देखने को मिले हैं। यही वजह है कि पर्यावरण में हो रहे लगातार बदलावों से बादल फटने के साथ ही भूस्खलन की घटनाओं में भी खासा इजाफा हुआ है। ऐसे में हाई एल्टीट्यूड लैब जहां इन बदलावों के कारणों का पता लगाने में मददगार साबित होगी, वहीं खतरे से पहले लोगों को आगाह करने के लिए इसके आंकड़े कारगर साबित होंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना के 338 नए केस सामने आए हैं। कुल केस हो गए हैं 52,300। एक्टिव केस हैं 8,400 के पार। कोरोना से अब तक 670 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में 123, हरिद्वार में 55 नए केस सामने आए। नैनीताल में 20, उधम सिंह नगर में 39 नए केस सामने आए। विकासनगर के कालसी में आज सड़क हादसा हुआ। कोटी इच्छाड़ी रोड पर बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। मृतक की पहचान कालसी के सबला के रूप में हुई है। यूपी में हुई गैंगरेप की घटना की खबर देखकर देहरादून में भी महिला ने फर्जी गैंगरेप का ड्रामा रच दिया, लेकिन पुलिस जांच में हुए खुलासे में महिला पर ही सवाल उठ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि महिला अपने पूर्व पति से बदला लेने के लिए गैंगरेप की रिपोर्ट थाने में लिखवाती है, लेकिन जांच में मामला गैंगरेप का नहीं निकलता है, जिसके बाद महिला अपने ही बयान से पलट गई और गैंगरेप की वारदात से इनकार किया। 3 अक्टूबर को महिला ने सहसपुर थाने में गैंगरेप की रिपोर्ट दी थी। जो इस तरह के मामले होते हैं, जब भी महिला अपराध की कोई सूचना आती है, उसमें हम लोग का प्रयास हमेशा रहता है कि जो भी विक्टिम है उसको जो भी इमीडिएटली हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं तत्काल प्रोवाइड करें, और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो भी ठोस कार्रवाई कर सकते हैं, जो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, वो इमीडिएटली हम लोग करें। रुड़की के गंगनहर कोतवाली इलाके में एक महिला ने अपने ससुर, जेठ और देवर पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले फेसबुक के जरिए महिला की दोस्ती नजीबाबाद के युवक से हुई, जिसके बाद महिला की शादी भी उसी युवक से हो गई। महिला के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन महिला के पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। महिला ने पति पर 3 तलाक का केस दर्ज कराया, वहीं जेठ, ससुर, देवर पर भी गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। उसके बाद अब उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया, तो 3 तलाक बोल के उसको तलाक दे दिया है, जिस पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। लड़की द्वारा प्रार्थना पत्र में अपने ससुर, अपने देवर और अपने जेठ के विरुद्ध भी 376 का आरोप लगाया है, जिसकी भी जांच अलग से की जा रही है। सोमवार को मां बेटी पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी जीवन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मामले में एसएसपी अरुण मोहन का कहना है कि महिला की निशानदेही पर आरोपी को पकड़ा गया है। साथ ही पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद होने के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस दूसरे पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। वो लड़की चिल्लाने लग गई, फलाना फलाना, तू मेरे घर में चिल्ला बचाओ 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 करके, तो चक्कू तो वहाँ पे बड़ा, मैंने चक्कू तो यूँ यूँ करा, कुछ तो मेरे पेट में भी लग गया, देखो है ना, कुछ मेरे पेट में मारा उसने और कुछ फिर बचाने चक्कर में उसके पेट में भी लग गया चक्कू, बस यही है। और इनके बीच में आपस में किसी बात पे विवाद हो गया और बात ज़्यादा बढ़ गई और उसमें फिर इसने जो है स्टेबिंग की घटना की है, और बाकी जो तमाम एस्पेक्ट्स उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स रहेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी इसमें। हरिद्वार में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम अब जानवरों के लिए भी मुसीबत बन गया है। आज यूपीसीएल की लापरवाही के चलते एक सांड गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर की मशक्कत के बाद सांड को रेस्क्यू किया गया और गड्ढे से बाहर निकाला गया। अब सांड को तो निकाल लिया गया, लेकिन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने गड्ढा भरने के लिए 5 घंटे का वक्त मांगा। इसके बाद मामला शांत हुआ। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां गैरसैंण में बनेगा उत्तराखंड भाषा संस्थान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने संस्थान बनाने के निर्देश दिए हैं। जमीन खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान भी किया है। तो इसी साल मार्च के महीने में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी बनाया जाएगा। तो अब उत्तराखंड भाषा संस्थान बनाने के भी ऐलान यहाँ पर किए गए हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान बनेगा गैरसैंण में, इस बात के निर्देश सीएम ने दिए और कहा संस्थान बनाने के 50 लाख रुपए भी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।